हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना था। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, लघु कार्य की वसूली की जा सकती है न्यूनतम किराए से, न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक अधिकार शुल्क से, वास्तविक अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए के अधिकता से, या लाभ हानि खाते से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूनतम किराए से अधिक वास्तविक अधिकार शुल्क से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, न्यूनतम किराया यदि 30,000 है और वास्तविक अधिकार शुल्क 35,000 है तो लघु कार्य राशि क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में कोई लघु कार्य राशि नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है जब क्वेश्चन में आपको लघु कार्य राशि क्या होगी क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया हो तो हमेशा ही लघु कार्य राशि हो। शॉर्ट वर्किंग कब होती है, किस केस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो तब शॉर्ट वर्किंग जनरेट होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 30,000 है और रॉयल्टी 35,000 है, तो यह सरप्लस का केस है ना कि शॉर्ट वर्किंग का, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वास्तविक अधिकार शुल्क 54,000 रुपये और लघु कार्य 6,000 रुपये तो न्यूनतम किराया क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो करेक्ट आंसर है वो है 60,000 रुपये। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरप्लस इज अधिशेष क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, अधिशेष न्यूनतम किराए से वास्तविक अधिकार शुल्क की अधिक राशि को इनमें से किस लेनदार को प्राथमिकता प्रदान की जाती है लेकिन कोई सुरक्षा नहीं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है पूर्वाधिकार को, पूर्वाधिकारी लेनदार को। चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्यक्तिगत गारंटी पर लेनदारों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनको अनसिक्योर्ड, असुरक्षित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पूर्वाधिकारी नहीं माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है भूस्वामी का किराया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक क्लर्क के वेतन की मौद्रिक सीमा क्या है। तो यह 300 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेतन एवं मजदूरी की मौद्रिक सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विदेशी शाखा की दशा में प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय खाते रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उनकी स्वयं की मुद्रा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है कि विदेशी शाखा की दशा में प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय खाते कैसे रखते हैं, उनकी स्वयं की मुद्रा में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी शाखा की दशा में लेन देन की राशि को परिवर्तित किया जाएगा। तो यह है क्लोजिंग रेट के आधार पर, बंद दर के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विक्रय पर 25% लाभ लागत के संदर्भ में अर्थ होगा। तो इसका आंसर होगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया एग्जाम में, प्रधान कार्यालय ने शाखा को लागत प्लस 20% पर माल भेजा। यदि लागत मूल्य 20,000 है तो बीजक मूल्य क्या होगा। बीजक मूल्य 24,000 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विदेशी शाखा खाते में निम्न में से किस मद के मूल्य की औसत विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है? तो यह है रिवेन्यू आइटम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, यात्रा खाते की प्रकृति कैसी है? तो यह नाम मात्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जहाज के शरीर या ढांचे को क्या कहा जाता है? तो इसको पतवार, हुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, स्टीवेंडरिंग शुल्क कूलियों को दिया जाने वाली मजदूरी है, तो यह किसके संदर्भ में बात कर रहा है? यह माल चढ़ाने और उतारने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक स्थायी प्रभार जहाज के मूल्यह्रास और बीमा के अतिरिक्त किसी विशेष यात्रा के लिए विभाजित किए जाते हैं, तो यह यात्रा की अवधि के अनुपात में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन से संबंधित है कि डेप्रिसिएशन ह्रास जो है वह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ जहाज की लागत माइनस स्क्रैप वैल्यू अवशेष मूल्य डिवाइड बाई जहाज का कुल जीवन वर्षों में इनटू यात्रा के दिन डिवाइड बाई 365 डेज सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह इस सूत्र का प्रयोग ह्रास की कैलकुलेशन करने का यह सूत्र किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? तो यह मूल्य ह्रास की दर नहीं दी गई हो उस स्थिति में निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, रूढ़िवादिता की अवधारणा जब आर्थिक चिट्ठे पर लागू होती है तो इसका परिणाम क्या होता है? तो परिसंपत्तियों का कम विवरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, लागत और राजस्व मिलान के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यवसाय की आय निर्धारित की जा सकती है व्यवसाय की लागत के साथ राजस्व के मिलान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राप्ति अवधारणा के अंतर्गत बिक्री राजस्व की प्राप्ति होती है स्वामित्व का हस्तांतरण होने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, रहतिये के मूल्यांकन के लिए कौन सा लेखांकन मानक लागू होता है? तो यह AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लागू होता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, राजस्व पहचान के लिए कौन सा लेखांकन मानक लागू होता है? तो इसके लिए AS9 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली लेखा रखती है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामांकित खाता, ये सभी को रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, विपरीत लेखा है डैश इज ए कॉन्ट्रा एंट्री सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक में चेक जमा करना जो पिछले दिन प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जर्नल क्या है? तो यह ओरिजिनल एंट्री है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तलपट किस पुस्तक से तैयार किया जाता है? तो यह खाता बही से तैयार किया जाता है, लेजर से तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, समस्त खाते रखे जाते हैं। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? इसका है खाता बही में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहाजी कंपनी द्वारा माल बीमा पॉलिसी ली जाती है। फ्रेट इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन बाय द शिपिंग कंपनी इन केस ऑफ भाड़े की वसूली ना होने के जोखिम से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डैश यात्रा खाते के संबंध में आय की मद नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है एड्रेस कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील यात्रा का अर्थ है। वोयग इन प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि पर अपूर्ण वापसी यात्रा या लेखा वर्ष की समाप्ति तिथि पर अपूर्ण नई बाहरी यात्रा। ए और बी दोनों इसका आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जहाज में सैलून से होने वाली आय को क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है समुद्री यात्रा खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, अपूर्ण यात्रा से संबंधित व्यय को क्या माना जाता है? तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डैश एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जहाज की यात्रा को संदर्भित करता है। तो यह किसको संदर्भित करता है? समुद्री यात्रा को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, डैश भाड़े के प्रतिशत पर अर्जित अतिरिक्त भाड़ा शुल्क है। प्राइमेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सूची डैश को कमी खाते के रूप में जाना जाता है। कौन सी लिस्ट को? लिस्ट एच को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, एक दिवालिया साझेदारी फर्म स्थिति विवरण 8 सूची के साथ तैयार करती है। 8 सूची कौन सी होती है? लिस्ट ए से लिस्ट एच तक की। ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिवालियापन की स्थिति में पूर्वाधिकारी लेनदारों को दर्शाया जाता है। तो इन्हें कहाँ दर्शाया जाता है? लिस्ट सूची एफ में। लिस्ट एफ में। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स आर शोन इन, सॉरी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लिस्ट डी में स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अधिकार शुल्क खाता है किस प्रकार का खाता है? तो अधिकार शुल्क खाता नाम मात्र का खाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अधिकार शुल्क है संपत्ति के उपयोग के लिए किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब पट्टादाता भुगतान प्राप्त करता है तो वह क्रेडिट करता है किसको? पट्टेदार खाते को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क से क्रेडिट किया जाता है किसे किया जाता है? लाभानी खाते को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लघु कार्य है शॉर्ट वर्किंग क्या है? तो यह वास्तविक अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए की अधिकता है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम पारित किया गया था कौन से वर्ष में? यह अधिनियम पारित किया गया था 1909 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स यह लागू होता है, शॉर्ट में याद कर लेंगे, CMB, ये शहरों के नाम है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1920 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम लागू नहीं होता है, कहाँ पर यह लागू नहीं होता है? दिल्ली में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अधिनियम के तहत दिवालियापन की याचिका कौन दायर कर सकता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है लेनदार और देनदार दोनों में से कोई भी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन डाल सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिवालियापन अधिनियम के तहत ऋणदाता द्वारा दायर की जाने वाली न्यूनतम ऋण राशि क्या होगी? तो लेनदार और देनदार दोनों ही केस में 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखांकन भाषा है
कैसी है, व्यवसाय की, बिजनेस की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुक कीपिंग शब्द का अर्थ है, बुक कीपिंग शब्द का क्या अर्थ है, व्यापारिक लेन देन की पुस्तकों में दर्ज करने की कला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, बही खाता रखने और लेखा जोखा रखने की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह ल्यूकस डी बार्गो पैसियोली के द्वारा दी गई थी। डबल एंट्री बुक सिस्टम जो कि इन्होंने प्रदान किया था 1494 में। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सही लेखांकन समीकरण बताएं। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखांकन सिद्धांत आमतौर पर आधारित होते हैं। तो यह व्यवहारिकता पर आधारित होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्यक्तिगत खाते का ऋणी शेष बताता है। यह क्या बताता है, यह बताता है लेने वाली राशि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तलपट बनाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तलपट बनाने की विधियां पूछ रहा है, विधियां कौन सी हैं। तो जोड़ विधि, शेष विधि, जोड़ एवं शेष विधि है ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपसे, विभिन्न खातों के योग अथवा शेषों की सूची को कहते हैं, क्या कहते हैं, तलपट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डैश पूंजी में से घटाया जाएगा, क्या घटाया जाएगा, आहरण घटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लाभानी खाता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को, ऑप्शन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को। दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एंड शब्दों का ध्यान रखना है, बीच में क्या कह रहा है, एवं, दोनों नहीं प्रदर्शित करेगा, या तो लाभ, या तो शुद्ध लाभ प्रदर्शित करेगा या शुद्ध हानि प्रदर्शित करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, नई मशीन की मजदूरी दर्शाई जाएगी कहाँ पे, मशीन खाते में दर्शाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ख्याति है, ख्याति कैसी है, गुडविल को हम कौन से सेक्शन में शामिल करते हैं। तो इसको हम इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मीनिंग ऑफ एसेट्स। तो चारों ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, संपत्ति का आशय क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है दायित्व प्लस पूंजी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स होता है। नेक्स्ट है, वसूली योग्य लघु कार्य राशि को दर्शाया जाता है। तो यह चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि हड़ताल के कारण कोई रुकावट होती है तो न्यूनतम किराए के में आनुपातिक रूप से डैश हो सकता है। तो यह कमी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पट्टेदार की लघु कार्य की वसूली का अधिकार संबंधित है, क्या है, शर्तें एवं अनुबंध के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल भविष्य में पूर्ण भुगतान किए बिना वस्तु क्रय करने का कार्य है। तो यह किराया क्रय पद्धति है, हायर परचेज सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किराया क्रय समझौते के समय भुगतान की गई राशि को किस रूप में जाना जाता है। तो यह डाउन पेमेंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है किराया क्रय प्रणाली में नकद मूल्य व ब्याज के योग को जाना जाता है, तो यह संपत्ति का क्रय मूल्य, हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में बेटा, किराया क्रय समझौते के अंतर्गत स्वामी से वस्तु के कब्जे की सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जाना जाता है किराएदार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हायरर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है वस्तु के शुद्ध किराया क्रय मूल्य एवं शुद्ध नकदी मूल्य के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? हायर परचेज चार्ज, किराया क्रय प्रभार। किराया क्रय मूल्य माइनस नकदी मूल्य किसके बराबर होता है? तो यह टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति जो माल बेचता है को कहा जाता है क्या? विक्रयी, वेंडर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है नकद मूल्य की गणना कीजिए यदि शीघ्र भुगतान 10,000 रुपये, प्रथम किस्त 14,000 रुपये, दूसरी किस्त 23,000 रुपये और तीसरी किस्त 11,000 है तथा ब्याज की दर 10% है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 50,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में किस्त प्रणाली शासित होती है किसके द्वारा? वस्तु विक्रय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है संपत्ति की निःशुल्क मरम्मत के लिए रख रखाव उच्चंत खाता खोला जाता है, तो विक्रेता के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया विक्रेता द्वारा किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है? तो यह ओनरशिप ऑफ एसेट्स, संपत्ति का स्वामित्व, सॉरी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पोजेशन ऑफ एसेट्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया विक्रेता द्वारा किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित किया जाता है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे किराया क्रय अधिनियम है, किराया क्रय अधिनियम का जो पूरा नाम है वो है 1972, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है किराया क्रय पद्धति में संपत्ति का बीमा कराया जाता है किसके द्वारा कराया जाता है? क्रेता के द्वारा भी कराया जाता है और कुछ केस में क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा कराया जाता है, तो ये डिपेंड करता है विभाग द्वारा कौन सी आंसर की मानी जाती है। वैसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन कहीं कहीं पर यह ए क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा माना जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, ए भी हो और सी भी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे मशीनरी की मरम्मत का काम अलग अलग विभागों में इस आधार पर बांटा जाता है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो मशीनरी का मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि अलग अलग मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है तो बिजली की लागत को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाएगा, विभाग में मशीनों की संख्या और प्रत्येक विभाग के मशीन के चलने के घंटों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स यदि माल को विभाग ए से विभाग बी में ऐसी कीमत पर स्थानांतरित किया जाता है जिसमें लागत पर 25% का लाभ शामिल हो, तो विभाग बी में 9,000 के अंतिम स्टॉक पर बनाई जाने वाली स्टॉक संचय की राशि क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1,800 रुपये। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि किसी विभाग के लिए सकल लाभ की दर लागत पर 25% है तो 1,20,000 रुपये के विक्रय पर सकल लाभ की राशि क्या होगी? तो यह 24,000 होगी जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, डैश शाखा देनदार खाते में शामिल नहीं की जाती तो कैश सेल, नकद सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया एग्जाम में, डैश शाखा लेखांकन की विधि सामान्यतः तब स्वीकार की जाती है जब शाखा लघु आकार की होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा देनदार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वस्तु का सामान्य एवं असामान्य रहतिया खाते में दिखाई नहीं देता क्योंकि अंतिम रहतिया डैश राशि पर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है समायोजित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, रहतियों में अधिशेष के लदान को शाखा समायोजन खाते में डैश किया जाता है। तो इसको क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, वर्ष के अंत में मुख्य कार्यालय द्वारा भेजा गया माल जो वर्ष समाप्त होने से पहले शाखा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया डैश के रूप में जाना जाता है। तो गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, शाखा डैश खाता तैयार करके अंतिम देनदारों की राशि की गणना की जाती है। तो देनदार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यापारिक तथा लाभानी खाते में रहतियों की सभी मदों को लागत मूल्य में परिवर्तित किया जाता है यदि ये डैश मूल्य पर दिए गए हैं। तो बीजक मूल्य पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शाखा समायोजन खाता तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आश्रित शाखा के मुख्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, जब माल को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, अंतर विभागीय स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब माल को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल को स्थानांतरित करने वाला विभाग डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट्स, विभागीय खातों के व्यय जैसे निदेशक शुल्क, ब्याज को डैश में स्थानांतरित किया जाता है। तो सामान्य लाभ हानि खाता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विभागीय लेखांकन एवं व्यावसायिक फर्म को डैश अधिकतम करने में सक्षम बनाता है, लाभ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के क्रम में हमको तैयार करना होता है। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, स्मारक स्कंद खाता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डैश शाखा खाते में शामिल नहीं किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा, बैड डेट्स को, डूबत ऋण को। नेक्स्ट प्रश्न है, शाखा खाते में दिखाना होता है उधार विक्रय, डूबत ऋण, ग्राहकों द्वारा माल वापसी या इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी को नहीं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है वो क्या है, वो है आश्रित शाखा वह है जो प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम में पूछे गए 100 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।